नमस्कार चंडोक जी। मैं नमस्कार करता हूँ आपको। हाँ, मेरी ओर से भी प्रणाम आपको। और वहाँ बैठे हुए सभी अपने बंधुओं को मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर अभिनंदन करता हूँ। और अभिनंदन इसलिए भी करता हूँ कि एक ऐसे संकट के दौर में हमने अपनी कमर और ज़्यादा कस ली है। न विद्यार्थियों को परेशानी हो, न शिक्षकों को परेशानी हो, और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक साम्य और एक अच्छा तारतम्य स्थापित हो, इस दृष्टि से हम सभी लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग प्रयासरत हैं। और उसमें ये सुनकर के मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छा लगा कि आज तक आपने जो वेबिनार करवाए हैं 15 के करीब, और उनमें 15,000 व्यक्तियों को आपने इनसे जोड़ा है। वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में अपने आप में टेक्नो फ्रेंडली हुए होंगे, तभी वे अपनी बात को आप तक पहुंचा पाए होंगे और आपकी बात को अपने पास तक जान पाए होंगे। इस दृष्टि से निश्चित तौर पर जो खालसा महाविद्यालय है, जबलपुर में अग्रणी विश्वविद्यालय रहा है, महाविद्यालय रहा है। मैं जब जबलपुर में था तो प्रायः मैं चंडोक जी से मिलता था और आपके महाविद्यालय में अनेक बार मेरा आना जाना हुआ, व्यक्तिगत मित्रता भी हमारी बनी, और उसी के परिणाम स्वरूप चंडोक जी ने आज मुझे यहाँ इस वेबिनार के लिए आमंत्रित किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यह जो अविरल धारा हमारी मित्रता की है, यह शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच के संबंधों को और अधिक मजबूत करेगी, इसमें दो मत नहीं। आज कोरोना संकट के इस काल में हम एक बड़े संक्रमण की स्थिति में हैं। क्या छोड़ें, क्या स्वीकार करें, यह हमारे लिए बड़ा धर्म संकट है। हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पुराना हमारा जो ट्रेडिशनल या परंपरागत शिक्षा की पद्धति थी, वह शिक्षा की पद्धति हम किस तरीके से पुनर्स्थापित करेंगे। और इस बदलित युग में जब व्यक्ति का व्यक्ति से मिलना बड़ा कष्टकारी हो गया है, परिवार के व्यक्तियों को भी आपस में मिलना बड़ा कठिन हो गया है, संक्रमण के इस महामारी के कारण हम आपस में दूरियां बनाए हुए हैं, फिजिकल डिस्टेंस के इस युग में हम प्रवेश कर गए हैं, तब हम एजुकेशन को, शिक्षा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह पर, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट हम कैसे कर पाएंगे। और इसके लिए आजकल एक बहुत बड़ा बूम आया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, वो है वेबिनार के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम आपस में एक दूसरे से वैचारिक धरातल पर जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्या ये केवल वैचारिक धरातल ही अपने आप में सब कुछ ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देगा? इसमें संदेह लगता है, क्योंकि व्यक्ति जो सीखता है, व्यक्ति को जो आता है, वह पाठ्यक्रम से पृथक है। हम महाविद्यालयों में जो पढ़ाते हैं वह एक पाठ्यक्रम होता है, एक सेट हमारा सिस्टम है, यूनिट हैं, किताबें हैं, उनको हम मेमोराइज कराते हैं, उनके बेस पे हम परीक्षा लेते हैं और हम कह देते हैं कि ये व्यक्ति निपुण है, यह व्यक्ति जो है सक्षम है, यह व्यक्ति हमारी दृष्टि से योग्य है। वो पाठ्यक्रम तक तो हमारी ये जो वेबिनार है वह सफल होगी। यद्यपि आजकल एक बड़ा संकट है कि इतने अधिक वेबिनार हो रहे हैं, और जब हम आपका वर्चुअल क्लास की तरफ हम जब जाएंगे तो हम ये देखेंगे, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छी तरीके से खुलेंगे, हर कॉलेज में 10-10, 15-15 क्लासेज एट ए टाइम लगेंगी, तो लाखों करोड़ों की संख्या में व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना चाहेगा। उस समय जो क्लाउड्स बनेगा, उस समय की जो परिस्थिति बनेगी, उस परिस्थिति से भी निपटने और चैलेंज का ये समय आ गया है। अब हमारे सामने मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूँ आप सब लोगों के बीच में, वो ये है कि तकनीकी अपने स्थान पर है, तकनीकी अपना काम करेगी।
जब तक आप तकनीकी में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं यह आपके मन में स्पष्ट नहीं होगा, तो तकनीकी तो एक प्रकार से एक आइडियल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन कम्युनिकेट आप क्या करेंगे यह आपको सोचना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमें आज अधिकतम तरीके से बहुत ही स्ट्रांगली वी आर फेसिंग द बेसिक चैलेंजेस इन आवर सोसाइटीज़, and the role of teacher now has become more significant rather than in the previous past history. वो क्या है? वो सबसे बड़ी बात यह है कि now the role of teacher begin to change the entire psychology of the student, and student has to accept it according to the psychology and develop the relationship with the teacher on the basis of online communication system, virtual education system. How for the virtual education we can transfer our knowledge from real sense to the student. यह हमारे लिए एक इतने कठिन समस्या है, कठिन दौर है, जिसमें हम जो चाहते हैं क्या हम वास्तव में वर्चुअली एक स्थान से एक विद्यार्थी को हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस रहता है क्लासरूम के अंदर, जो हमारा 1-to-1 जो अंडरस्टैंडिंग रहती है, जो हम एक दूसरे को देख करके उसको समझ करके आई टू आई कांटेक्ट जो रहता है, वह जब तक स्थापित नहीं होगा तो सो मैनी थिंग्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. It is the body language as well as your personality, your entire personality influence the teaching pattern in the classroom or the students. लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब वो दौर कभी नहीं आएगा, इसमें दो मत नहीं है। यह एक संक्रमण का समय है, यह एक ऐसा समय है, उस समय में हम ये सोच रहे हैं कि साहब हम इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे, नहीं, यह भी एक माध्यम होगा और हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारा जो फंक्शनल अप्रोच का जो नॉलेज था, वह नॉलेज भी आज हमें बरकरार रूप से काम देखने को मिलेगा। तो हमारी जो छात्र की जो मानसिकता है, शिक्षक की जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर आज हमको ऐसा लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा अनुभव होता है कि ये जो वर्चुअलिटी है वो उसके ऊपर इम्पोज की जा रही है। उसका जो सेल्फ है, उसका जो अपना मन है, वह इस वर्चुअलिटी के लिए एकदम तैयार नहीं है, उसका मानस इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट, इसके अतिरिक्त और कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके पास में कि यदि वो नॉलेज को अपने टीचर से लेना चाहता है तो बुक्स के माध्यम से ले, ई एजुकेशन के माध्यम से ले, ई लाइब्रेरी के माध्यम से ले, फेसबुक के माध्यम से ले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ले, और वर्चुअल नॉलेज के माध्यम से जो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो डिस्कशन है वो अपने टीचर के साथ में करे। इस प्रकार से हम यदि देखें तो हम ये पाते हैं कि भारत निश्चित तौर पर एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें उसे नए नए अनुप्रयोग शिक्षा के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थी तीनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से काफ़ी गंभीरता से हमें विचार करना होगा। आज न केवल भारत बल्कि हम यदि देखें तो दुनिया के 191 देश 191 कंट्रीज़ में 157 जो करोड़ छात्र हैं वो इस एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो शिक्षा में प्रभावित भी हुए हैं। भारत के अंदर हम यदि देखें तो लगभग 35 करोड़ जो भारतीय विद्यार्थी हैं वह आज हमारे जो कोरोना संकट है उसके कारण प्रभावित हुए हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से हम यदि देखें तो हम ये पाते हैं कि परीक्षाओं में हमें एक ऐसा नया अनुप्रयोग देखने को मिल रहा है कि ये कहा जा रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा और यूजीसी के द्वारा भी कि जो अब जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। कोई 30-70 का रेशो देता है, कोई 50-50 का रेशो देता है और कोई 60 और 40 का रेशो देता है। यानी 60% वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम होगा और 40% क्लासरूम होगा। इन केस यदि किसी स्थिति में यदि क्लासरूम हम नहीं लगा पाते हैं तो 60% हमारा जो वर्चुअल ट्रांसफ़र
ऑफ नॉलेज है, उसके माध्यम से हम ऑब्जेक्टिविटी को प्राप्त करेंगे और ये करेंगे। देखा जाए तो अभी जो एक रिपोर्ट आई है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले 2 वर्षों के अंदर लगभग 33 लाख विद्यार्थियों को ऑनलाइन और वर्चुअल एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाया और उससे उसकी परीक्षाएं ली। 500 विषयों में उन्होंने परीक्षाएं ली और लगभग 12 माध्यमों से, मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने अडॉप्ट किए, उसके द्वारा घर बैठे लोगों से परीक्षाएं ली। लेकिन अब ये देखिए कि सारा काम घर बैठे यदि होगा, घर से ही यदि सब कुछ करना है, तो फिर सोसाइटी में उसका क्या सिग्निफिकेंट होगा? जब तक वो सोसाइटी में मूव नहीं करेगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही, आरंभ में ही आपको बताया कि हमारा जो एजुकेशन है वो केवल पाठ्यक्रम नहीं है। केवल इंजीनियर और बीकॉम या बीएससी या बीए या एमए और साहित्य और ये सब किताबों से पढ़ना ही नहीं है। हम लगभग 90% चीज़ें समाज में एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से सीखते हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर भी अनुभव करते हैं और हम ये भी देखें कि आपने जो क्लासरूम में जो केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले सीखे हैं या फिजिक्स के जो आपके समीकरण से, फिजिक्स के जो आपने यंत्रों के माध्यम से प्रयोग किए हैं, अथवा साहित्य के जो कलाकारों के और नाट्य आपने जो पढ़े हुए हैं, बाज़ार में आप जब जाते हैं तो क्या ये आपके काम आते हैं? ये केवल आपको रोजी रोटी देने तक तो सीमित है, लेकिन आपके व्यक्तित्व का निर्माण करने में, आपके संस्था का निर्माण करने में और आपको एक गुणवत्तापूर्वक व्यक्ति बनाने के निर्माण में पाठ्यक्रमों की, जो महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालयों में या स्कूल में जो पाठ्यक्रम है, उनकी कितनी भूमिका है, यह एक स्थान पर हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो पाठ्यक्रमों में भी एक बहुत व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। जो हमारे स्टीरियोटाइप बहुत ज़माने से चले आ रहे पाठ्यक्रम हैं, उसमें भी हमें ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, वर्तमान की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वर्चुअलिटी और रियलिटी और आई टू आई कांटेक्ट और डिस्टेंस मोड के इन सारी चीज़ों को हम यदि नहीं लेंगे, तो हमें वास्तव में शिक्षा का हमारे लिए केवल नॉलेज तो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन हमारे जो स्वभाव, हमारे जो संस्कार, हमारा जो मनोविज्ञान है, वह कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। और जीवन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा व्यक्ति का मन, व्यक्ति का चित्त, व्यक्ति का स्वभाव, समाज में वो जिन लोगों के बीच में उठता बैठता है उनके साथ, उसके संस्कार क्या हैं, उसके परिवार के, उसके नातेदार रिश्तेदारों के, भाई बहनों के साथ में, समाज के अन्य जो वर्ग हैं, समाज के अन्य जो संस्थान हैं, उनके बीच में उसका क्या इंटरेक्शन है, उसी के माध्यम से उसका मूल्यांकन समाज करता है। हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसकी केवल नॉलेज का, और परीक्षा ले रहे हैं उसने जो पाठ्यक्रम में अच्छा किया है उसका, और उसी के आधार पर हम उसे गोल्ड मेडल देते हैं। लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट घूम रहे हैं जिनको समाज में उतना गोल्ड मेडल नहीं मिले हैं जितने कि वो एक पाठ्यक्रम को पढ़ के मिले हैं। लेकिन सामाजिक जो व्यवहार है वो पाठ्यक्रम नहीं है, ये आप जानते हैं। मेरा एक व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छा संबंध हो सकता है, लेकिन जितना अच्छा संबंध उसके साथ में है, कोई ज़रूरी नहीं है दूसरे के साथ में भी हो। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में 80% 90% नंबर लाता हूँ, वो कहे कि भाई आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मेरे को तो 90% नंबर शिक्षा में मिले हुए हैं, आप किस तरीके से मेरे को इग्नोर कर सकते हैं? समाज इस बात की परवाह नहीं करता। समाज के अपने मूल्य हैं, समाज के अपने पाठ्यक्रम हैं, समाज की अपनी पद्धति है, समाज में व्यक्ति का अपना स्थान है, समाज में शिक्षक का अपना स्थान है। अब वास्तव में देखा जाए तो नए भारत के निर्माण में, नई संस्थाओं के गठन में शिक्षक की जितनी भूमिका है समाज में किसी वर्ग की नहीं। शिक्षक एक डायरेक्शन देगा, एक दिशा देगा, एक दिशा निर्धारित करेगा जिस पर विद्यार्थी चलेंगे और उनके मानस में परिवर्तन आएगा, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आएगा, उनके चित्त और उनके विचार में परिवर्तन आएगा, सनह सनह उनके आचरण में भी परिवर्तन आएगा, और नए तरीके से हम एक शिक्षा पद्धति को और शिक्षा व्यवस्था को हम आगे बढ़ा सकेंगे। एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज मुझे ऐसा लगता है इस दृष्टि से शिक्षा में आज से कुछ वर्षों पहले गुलामी के पीरियड में मैकाले के द्वारा किया गया था कि जब हमारी संस्कार आधारित और गुरुकुल आधारित शिक्षा थी, उसको परीक्षा परिणाम पर आधारित शिक्षा बना दी,
और अब हम ये कह रहे हैं कि परीक्षा परिणाम पर आधारित वर्चुअल एजुकेशन की शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्ति का समाज में मूल्यांकन करेंगे और व्यक्ति को समाज में स्थान देंगे। तो जो हमारी जो परंपरागत संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त करते थे, उन संस्थाओं का क्या होगा? वे संस्थाएं तो खत्म हो जाएंगी, वो संस्थाएं तो धीरे धीरे धूमिल हो जाएंगी। और वैसे भी देखा जाए तो इस कोरोना काल ने, इस संक्रमण काल ने, इस महामारी के काल ने हम सबको एक दूसरे से पृथक कर दिया, आइसोलेट कर दिया है। आइसोलेशन इज नॉट ए लाइफ। चर्च बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, मंदिर बंद हैं, व्यक्तियों का आना जाना बंद है, हवाई जहाज बंद हैं, यातायात के साधन बंद हैं, बाजार बंद है। क्या खुला हुआ है? आपका केवल मन है जो खुला हुआ है, जो अपने मित्रों से बातचीत करता है, अपने मित्रों से चर्चा करता है। और उसमें भी ये डर लगा रहता है, पता नहीं कौन किसकी मौत का कारण बन के सामने आ जाए। हम फ़ोन पर बात करते हैं लेकिन हम गले नहीं मिल पाएंगे, हम कभी हाथ नहीं मिला पाएंगे, हम कभी आलिंगन नहीं कर पाएंगे, हम कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे, निगाहों में निगाह डाल करके हम विद्यार्थी को पढ़ा नहीं पाएंगे। तो हम कैसे संस्कारों का स्थानांतरण विद्यार्थियों में करेंगे और किस प्रकार की एक सृष्टि का और किस प्रकार का एक समाज का निर्माण करेंगे, यह हमें सोचना पड़ेगा। मोदी जी ने अभी एक व्याख्यान में, अपने भाषण में, एक बहुत बहुत बड़ा प्रकल्प हम लोगों को दिया है। हम सब लोगों को जी जान से उसके लिए काम करना पड़ेगा और हम सब लगे हुए हैं। उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक संकल्पना की है और वो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत होगी एजुकेशन के माध्यम से। वो एजुकेशन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की एजुकेशन से नहीं होगी, ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था के माध्यम से होगी, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के माध्यम से होगी। प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने वाला 10, 12, 15 साल के व्यक्ति का मनोविज्ञान और उसका चित्त जब तक नहीं बदलेगा और सने सहने बदल करके जब वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और समाज में आएगा तो निश्चित तौर पर एक नए भारत का निर्माण करेगा। इसमें मुझे दो मत नज़र नहीं आते हैं। इस दृष्टि से भी हमें शिक्षकों को सोचना होगा कि हमारे पाठ्यक्रम कैसे हों। ग्रामीण के लिए अलग पाठ्यक्रम हो, शहरों के लिए अलग पाठ्यक्रम हो, तकनीकी के लिए अलग पाठ्यक्रम हो, मेडिकल साइंस के लिए अलग पाठ्यक्रम होंगे। लेकिन इन सभी पाठ्यक्रमों में जो एक सरोकार का तत्व घूमता रहता था, डॉक्टर किस लिए, इंजीनियर किसके लिए, टीचर किसके लिए, सरकार किसके लिए, सब ह्यूमन बीइंग सेंट्रिक है ना, सब मनुष्य के लिए। और मनुष्य से हम जब जुदा हैं तो मनुष्य को हम किस प्रकार से मनुष्य में आत्मविश्वास को जागृत करें, किस प्रकार से हम मनुष्य में एक साहस का संचार करें, किस प्रकार से हम मनुष्य में या विद्यार्थियों में एक भरोसा जगाएं कि नहीं, यदि इस प्रकार से भी हमको यदि ज्ञान मिलता है तो हमें स्वीकार करना होगा। और इस दृष्टि से हमें एक नए प्रकार के भारत के सृजन करने का जो विषय है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है उसमें हमें एक संरक्षणवादी दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ेगा। संरक्षण और अधोसंरचना, गाँव की हमें अधोसंरचना विकसित करना पड़ेगी। गांव-गांव में 4G और 2Net इंटरनेट सुविधाएं हमें उपलब्ध, यदि हमें सभी को डेवलप करना है एजुकेशन के माध्यम से, तो हमें वहाँ उन जड़ों पर भी जाना पड़ेगा। हमें निरोग रहने की शिक्षा का भी उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ज्ञान के साथ साथ संस्कार का भी उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और विशेष तौर पर हमें हमारे जो मानविकी से जुड़े हुए जो विषय हैं, खास करके जो संस्कृति है, साहित्य है, कला है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, त्यौहार हैं, सभ्यताएं हैं, भारत तो यही है ना। भारत में से यदि आप होली, दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन और सारे त्योहारों को निकाल देंगे, नवरात्र को निकाल देंगे, तो भारत बचेगा क्या? भारत की हमारी पुरानी परंपराओं को, मेल मिलाप की परंपरा को और सामाजिक सरोकारों को आप निकाल देंगे तो बचेगा क्या? हमारे रीति रिवाज जो कहीं पाठ्यक्रम में पढ़ाए नहीं जाते, उनको यदि हम निकाल देंगे या उनसे हम यदि वंचित रहेंगे या उनसे हम आइसोलेटेड रहेंगे तो बनेगा क्या?
यहाँ पर शिक्षक की एक बहुत बड़ी भूमिका आती है कि वो किस प्रकार से पाठ्यक्रम बनाए, किस प्रकार से विद्यार्थी का ओरिएंटेशन करे, किस प्रकार से उसमें एक स्किल डेवलप करे, किस प्रकार से उसमें एक गुणवत्ता का विकास करे। वह एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाए जिसमें विद्यार्थी का मन पूरी तरीके से लग जाए। अनेक विविधताएं हैं, अनेक समस्याएं हैं। निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं ये सब समस्याएं हमको हमारे स्वाभिमान और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमें आवश्यक हैं और ये बनती चली जा रही हैं। इसलिए नाउ वी हैव टू लिव विथ कोरोना कल्चर। हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा, कोरोना के साथ अपना जीवन जीना पड़ेगा। जीवन जीने की पद्धतियों में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि हम नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर हम क्या होंगे, हम कुंठा के शिकार हो जाएंगे, अवसाद के शिकार हो जाएंगे। आपने पाया होगा कि सबसे ज़्यादा मनोरोगियों की जो वृद्धि हो रही है वो कोरोना काल में हो रही है। व्यक्ति की पूरी मनोवृत्ति और व्यक्ति का पूरा मानस परिवर्तित होता चला जा रहा है। ऐसे में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, इन सब चीज़ों का जो ज्ञान है वह हमें शिक्षा के माध्यम से देना होगा। और निश्चित तौर पर इसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होगी। मुझे लगता है कि मैं समय से अधिक आप लोगों के बीच में रहा हूँ। मुझे 15 मिनट का समय दिया था। लगभग मैं मानता हूँ कि अपनी बात मैंने रखने का प्रयास किया है और इसमें मुझे लगता है कि जो बहुत सारे आयाम हमारे सामने उभर के सामने आए हैं, वैश्वीकरण की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, वर्चुअल एजुकेशन की दृष्टि से, भारतीय संस्कारों की दृष्टि से, परंपरागत और गैर परंपरागत शिक्षाओं के माध्यम से, ज्ञान के संचार की दृष्टि से, शिक्षक के व्यक्तित्व और विद्यार्थी के व्यक्तित्व के निर्माण की दृष्टि से, ऑनलाइन माध्यम से जो हमारे आत्म भारत का जो सपना है वो साकार होने की दृष्टि से, चरित्र, आचरण, व्यवहार, लोकाचार की दृष्टि से, शिक्षा, संज्ञान और कौशल की दृष्टि से और अन्य जो विकास के विभिन्न पहलू हैं, न्याय के विभिन्न पहलू हैं, सकारात्मक जो हमारी सोच है, उस दृष्टि से अपने आप को पुनः परिभाषित करना पड़ेगा। अपने आप के अस्तित्व को पुनः नए तरीके से नए सांचे में ढालना पड़ेगा। घबराने का समय नहीं है, कमर कस के आगे बढ़ने का समय है। और चुनौतियों के सामने हिंदुस्तान के जो शिक्षक हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और नई रास्ता दी है। आज भी ये जो नया मार्ग है ये हमारे शिक्षकों के द्वारा ही हमको बताया गया है जिस पर हम चल रहे हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे आमंत्रित किया, बड़े धैर्य के साथ में आपने मनोयोग से मुझे जो स्थान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और विशेष तौर पर चंडोक जी का, जिनके कहने पर या जिनके कारण मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, नमस्कार। बहुत हमारे इस छोटे से आग्रह को आपने माना और इतनी अच्छी बातें हम सबके बीच में कही कि निश्चित रूप से जितने हमारे प्रतिभागी हैं, आज जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब कुछ करने के बाद एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे से कुछ बात कह नहीं पा रहे, और निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रयास होगा हमारा जो आपकी बातों को हम अपने प्रतिभागियों तक पहुंचा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आप सभी का आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल रामदेव।